हम्म। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के नए सेशन में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत शानदार सा लेक्चर आज हम कवर करने वाले हैं। तो सारे बच्चे, आप सब लोगों का मैं इस क्लास में तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी को नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा। और बहुत सारे लोग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, तो उनको भी वेरी गुड आफ्टरनून। और सब लोगों को नमस्कार, एकदम राधे कृष्णा बंसी वाले की जय हो। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत शानदार तरीके से रहने वाला है, जिसमें हम आज भारत के शेड्यूल्स के बारे में कवर करने वाले हैं। हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जब आर्टिकल लिखे गए, आर्टिकल के बाद अनुसूचियों को जोड़ा गया, यानी शेड्यूल्स को जोड़ा गया। सर क्यों जोड़ा है? यानी कुछ ऐसी चीजें थी जो संविधान के अनुच्छेदों में रखी गई, और अनुच्छेदों में कुछ विशेष चीजें रखी गई, उन्हीं का कहीं ना कहीं डिटेल रूप हमें देखने को मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का डिटेल रूप हमें देखने को मिलता है अनुच्छेदों के बाद संविधान में अंत में अनुसूचियों को जोड़ा गया वहां पर। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारा भाग 1 है, और भाग में सबसे पहले एक आर्टिकल 1 है, फर्स्ट है, और फर्स्ट आर्टिकल में क्या कहा गया कि संघ और एवं उसके भाग, मतलब संघ यानी भारत का संघ है और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया। अब कौन सा पूरा, यानी एक यूनियन है भारत, और उसके कौन कौन से राज्य हैं, वो उनकी कहां कहां सीमा है, उनका नाम क्या है, ठीक है ना, राज्य कितने कैटेगरी में है, कितने प्रकार से बांटे गए, और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या है। तो इन सारी चीजों को अनुच्छेद में ना लिख करके अनुसूची में उनको क्या किया गया, रखा गया है। क्योंकि अगर वहीं पर डिटेल आर्टिकल 1 में ही डिटेल दे दे अगर मिल जाती तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, वो चीजें नहीं आती समझ में, तो इसीलिए इनको अलग प्रावधान किया गया है कुछ चीजों को, ठीक है ना। तो इन सारे बातों को हम आज कवर करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो सारे लोग क्या करना, एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, और सेशन शेयर करना आपकी एक प्राथमिकता, एक जिम्मेदारी, एक आपका मूल कर्तव्य भी बनता है कि कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आपकी एक प्राथमिकता है कि उसे हम कुछ नहीं दे सकते, तो एक बार उसका लाइक कर देंगे, नीचे कमेंट कर सकते हैं और उसे शेयर कर देंगे, जिससे मेरे अंदर एनर्जी आती है, एकदम स्फूर्ति आती है और मोटिवेशन जागृत होता है कि बच्चों के अंदर डेडिकेशन है, बच्चे पढ़ने के लिए तत्पर है, एकदम तैयार है, और हम भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिन बच्चों तक इसे पहुंचा दो जो अभी सो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे के ख्वाबों में डूबे हुए हैं, तो उनके पास अगर क्लास पहुंचेगी तो बहुत बेहतर साबित होने वाली है। कि जी नहीं सकते हो तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, जी नहीं सकते हो तो जीने की तमन्ना छोड़ दो, बहते बहते रुक जाए तो वो दरिया छोड़ दो, बहते बहते रुक जाए तो वो दरिया छोड़ दो। और मैं फूल था, तुमने मुझे कांटा बना दिया, मैं फूल था और तुमने मुझे कांटा बना दिया, और अब कहते हो चुभना छोड़ दो, अब कहते हो चुभना छोड़ दो। तो बेटा ये सब चुभने चुभाने की बात खत्म होती है, और अब हम सीधे पहुंचते हैं कहां पर, अपने टॉपिक पर पहुंचते वाली, ध्यान रख लेना बेटा। आज का हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत शानदार सा लेक्चर। आपका टॉपिक क्या है आज? शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप देंगे कि अनुसूचियां हैं, उनको संविधान में क्यों जोड़ा गया। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया। सर अनुसूचियों को इसलिए जोड़ा गया कि क्योंकि कुछ विशेष ऐसे प्रावधान जो जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में था, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल सही नहीं रहती, इसलिए बाद में अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। वहां पर उसके बारे में वेरीफाई कह सकते हैं, डिटेल में वहां पर उसके बारे में जानकारी मिलती है। एक एग्जांपल बताया, जैसे आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 में संघ एवं और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया। अब कौन से संघ और कौन से राज्य क्षेत्र, इसकी जानकारी के लिए हमें अनुसूची 1 में राज्यों को रखा
रखा गया है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब इसी में अगर हम बात करते हैं सर, मूल संविधान में अगर पूछे जाए, मूल संविधान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, तो आप बोलेंगे सर मूल संविधान, यानी मूल संविधान का मतलब हो गया जब हमारा संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, आप बोलेंगे सर भैया 8 थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए, अगर वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान अनुसूचियां कितनी है, वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आप बताएंगे वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या भैया कितनी, 12। सर 4 जोड़ी दी गई, बिल्कुल 4 जोड़ी दी, कितनी जोड़ी गई बेटा, आप बता सकते हैं 4 जोड़ी जाती हैं, कितनी जोड़ी जाती है बेटा, आप बोलेंगे सर 4 जोड़ी जाती हैं, कितनी जोड़ी जाती हैं, कितनी जोड़ी जाती हैं, ठीक है। आवाज आ रही है, क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, एक बार बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, जल्दी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई दिक्कत हो बता देना, नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। तो पूछा जाए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 8 है। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है, 12 है। सर कौन कौन सी जोड़ी गई, अगर पूछा जाए कौन कौन सी जोड़ी जाती है, तो अगर जोड़ी गई है, अगर बात करते हैं जोड़ी गई कौन कौन सी, तो आप बोलेंगे सर एक 9वीं जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई, 9वीं जोड़ी गई। सर 9वीं को कब जोड़ा गया, तो आप बोलेंगे सर जो पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी पहला संविधान संशोधन हुआ कब, 1951 में, तब इसी को जोड़ दिया गया। माय डियर ध्यान रख लेना, यानी जोड़ी 9वीं कब जोड़ी गई, तो अब पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन, और कब 1951 में इसे ऐड किया गया था, यानी जोड़ा गया था। माय डियर अगर हम बात करते हैं 10वीं की बात करते हैं कि सर 10वीं कब जोड़ी जाती है, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है, तो आप बोलेंगे सर ये जोड़ी जाती है कब, 52वां संविधान संशोधन होता है, और कब होता है 1985 में होता है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन, और 1985 में 1985 में इसको जोड़ा गया। ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं 11वीं कब जोड़ी जाती है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है, तो आप बोलेंगे सर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कब, आप बोलेंगे सर एक संविधान संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन, और कब 73वां संविधान संशोधन, और कब 1992 में इसको जोड़ा गया। और लास्ट अगर पूछा जाए 12वीं कब जोड़ी जाती है, तो 12वीं जोड़ी जाती है 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो आपको क्या चीज समझ में आ गई, सर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में कितनी है, 12 हैं, 4 जोड़ी गई, कौन, 9वीं जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी जाती, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, फिर 11th नंबर की जोड़ी गई, 11th नंबर कब जोड़ी जाती है, आप बता सकते हैं एक संविधान संशोधन हुआ था 73वां 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, और उसके बाद 12th नंबर की अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था कब, तो आप बोलेंगे 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब सर इनमें है क्या, तो अब समझ लेते हैं बेटा। अगर 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के बारे में बताया गया, हम डिटेल से आगे बताने वाले, टेंशन मत करना। 10वीं अनुसूची में क्या है, उस समय दल बदल कानून लाया गया था, दल विरोधी कानून, यानी कोई एक नेता क्या करता था, इसी पार्टी में था और वहां से दूसरी पार्टी से अगर कोई ऑफर मिला तो वो वहां दूसरी पार्टी में जाता था, और यहाँ पर पार्टी जो सरकार वगैरह हुआ करती थी वो क्या होती थी, गिर जाती थी। माय डियर ध्यान रख लेना। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, समझ लेना, पंचायती राज जो व्यवस्था को शुरू किया गया था, यानी संवैधानिक दर्जा पंचायतों को मिला था, तो इसी के लिए अनुसूची को यहां पर जोड़ दिया गया, और यहां पर कुल मिलाकर के 29 विषय रखे गए। कितने विषय, 29 विषय रखे। और 12वीं अनुसूची की बात करते हैं
12th अगर शेड्यूल्स की बात करते हैं तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही होता है और उसके द्वारा नगर पालिकाएं, नगर जो निगम है बेटा, इनके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। और यहां पर 18 विषय रखे गए। कितने विषय बेटा? 18। तो अब हम इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ध्यान रख लेना भाई। चलो आगे देखते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में क्या है बेटा? पहली अनुसूची में क्या है? तब आप बता सकते हैं सर पहली अनुसूची में क्या है बेटा? तो आप बता सकते हैं सर भारत के राज्य, क्या है बेटा? भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम, सीमा और न्यायिक क्षेत्रों का प्रावधान है, और न्यायिक क्षेत्रों का क्या है बेटा? प्रावधान है। क्या है बेटा? प्रावधान रखा गया। तो बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल आसानी भाषा में, यानी यहां पर बताया गया है कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। टेरिटरीज का मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरीज का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं, और उनका नाम क्या है, ठीक है ना, उनकी सीमा क्षेत्र क्या है, उसका एरिया क्या है, और उसका न्यायिक क्षेत्र क्या है। ये सारे के बारे में हमें जानकारी मिलती है कहां पर? अनुसूची नंबर 1 में मिलती है माय डियर। क्लियर हो गया? तो अनुसूची 1 आपको याद हो जानी चाहिए सर, भारत के राज्य हैं और उनके नाम, सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन बताया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सेकेंड शेड्यूल्स की बात करते हैं। अब देखो यहां पर क्या बताया गया, तो दूसरी अनुसूची में बताया गया क्या कि जो संवैधानिक पदों पर जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, तो उनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? यानी संविधान के पदों पर आसीन विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तो लिखेंगे यहां पर क्या है बेटा? तो आप लिखेंगे संवैधानिक पदों पर आसीन विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, वेतन व भत्तों का उल्लेख है, ठीक है ना। यानी संवैधानिक पद पर जो उल्लेखित जो आसीन पदाधिकारी हैं, उनके वेतन के बारे में बताया गया है, उनको वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, इन सब के बारे में बताया गया। सर संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन होंगे? तब आप बोलेंगे सर संवैधानिक पदाधिकारी की अगर बात करते हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए। कौन हो गए सर? राष्ट्रपति हो गए, ध्यान रख लेना। कौन हो गए बेटा? राष्ट्रपति हो गए। जैसे बेटा आपके राज्यपाल हो गए, माय डियर, ध्यान रख लेना। राज्यपाल हो गए आपके, ध्यान रख लेना। कौन हो गए? राज्यपाल हो गए। जैसे आपके बेटा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है ना। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं बेटा, वो हो गए। या फिर बेटा बता सकते हैं राज्यसभा के सभापति और व उपसभापति। और कौन हो गए? लिख लेना राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष
वह उपाध्यक्ष हो गए बेटा, ठीक है ना, उपाध्यक्ष हो गए। और क्या हो गए बेटा, आप बोलेंगे राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, परिषद के सभापति व उपसभापति व उपसभापति, ठीक है ना, उपसभापति। उसके बाद लिखेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। तो ये बेटा कैसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो इनके वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है किस अनुसूची में, 2 में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कि संवैधानिक पदों पर आसीन विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख कहां पर है, तो आप बोलेंगे अनुसूची नंबर 2 में। सर कौन कौन से पदाधिकारी, तो आप बोलेंगे चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे वो भारत के राज्यों के अंदर राज्यपाल हो, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति। अब देखो यहां पर उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, यानी आप अगर देश के अंदर जो काम करोगे उसी का वेतन मिलेगा। तो जो सभापति बेटा ये कार्य जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्य क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे ये राज्यसभा में सभापति का कार्य करते हैं, तो इनको सभापति का वेतन मिलता है। आइडिया ध्यान रख लेना। उसके बाद राज्य विधानमंडल के जो आप विधानमंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, या राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति होते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बेटा जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, इन सब को वेतन किस तरीके से मिलेगा उसका प्रावधान कहां पर है आप बता सकते हैं यहां पर। भाई कोई दिक्कत, तो बताओ आर्टिकल, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चलो अब दिक्कत, अब बिल्कुल अब देखना बेटा अब कैसी आवाज आ रही, ठीक है ना। आगे देखो, अब बात करते हैं शेड्यूल से नंबर कौन सी है, 3, तो लिखेंगे अनुसूची, अनुसूची 3 यानी तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। अब आवाज सही आएगी बेटा ध्यान रख लेना। अब तीसरी अनुसूची में बात करते हैं, इसमें किस चीज का उल्लेख है, तो पहले समझ लो। संवैधानिक पदों पर आसीन विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ का प्रावधान है। किसका है, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान है। संविधान के विभिन्न पदों पर आसीन लोग, आसीन पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का यहां पर क्या उल्लेख किया गया है। माय डियर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे देखो, तो लिखेंगे संवैधानिक पदों पर आसीन, इसमें लिखेंगे संवैधानिक पदों पर आसीन संवैधानिक पदों पर आसीन प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। प्रतिज्ञान का उल्लेख है, यानी जो विभिन्न पदों पर आसीन हैं उनको कौन शपथ दिलाएगा,
ठीक है ना, या फिर कोई धर्म को नहीं मानेगा तो वो कौन प्रतिज्ञा लेगा, इन सब के बारे में बताया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो कौन कौन से वो पदाधिकारी होंगे, एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तब आप क्या लिखेंगे, तब आप बोलेंगे सर चाहे वो संसद का जो लोकसभा होता है या संसद होती है या राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके सदस्य या उम्मीदवार, ध्यान रख लेना। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में लिख लेंगे संसद या राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, ठीक है ना। आगे दूसरा लिखेंगे संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के बेटा क्या सदस्य, ठीक है ना। संघ एवं राज्य के मंत्री, संघ एवं राज्य के मंत्री, संघ एवं राज्य के मंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ध्यान रख लेना। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक। तो ये अधिकारी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके बेटा शपथ का प्रावधान यहां पर किया गया है, इनके शपथ का प्रावधान यहां पर किया गया है। चाहे वो संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई उम्मीदवार हो, चाहे संसद या राज्य विधानमंडल का कोई मेंबर हो यानी सदस्य हो, चाहे संघ एवं राज्यों के मंत्रीगण हो, चाहे उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, तो इनको शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में यहां पर बताया गया कि किस तरीके से इनके शपथ का प्रावधान है, कौन कौन किस तरीके से शपथ दिलाएगा। लेकिन एक चीज समझ लेना, संवैधानिक एनओटी नोट चिपका के लिखेंगे। जैसे बेटा अगर पूछा जाए राष्ट्रपति, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा या फिर एक पॉइंट बना के लिखें अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में, ठीक है ना, अनुसूची 3 में, और क्या यहां पर बताया गया है सर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। यानी इन तीनों को शपथ का प्रावधान अनुच्छेदों में किया गया है, ना कि अनुसूची में। कहां पर किया गया, अनुच्छेदों के अंदर किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए राष्ट्रपति को शपथ किस आर्टिकल में, आप बता सकते हैं 60 में बताया गया है, आर्टिकल 60 में बताया गया है, आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान, ठीक है ना। जैसे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर आपको पता होना चाहिए कौन सा है, 69, कौन सा बेटा 69 में बताया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। किस में बताया गया है, 69 में बताया गया माय डियर। और अगर राज्यपालों की बात करते हैं तो 159 में बताया गया है। तो इनके आर्टिकल अलग है बेटा, क्या है बेटा, आर्टिकल अलग है माय डियर, ध्यान रख लेना। इनके आर्टिकल अलग अलग हैं, इनमें शपथ का प्रावधान दिया हुआ है। तो आप क्या समझ में आ गया, नहीं अनुसूची 3 में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अब इसमें ये पदाधिकारी होगा, लेकिन एनओटी नोट चिपका लेना, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है। इनके शपथ का प्रावधान यानी राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में है,
उपराष्ट्रपति के 69 में है और राज्यपाल के 159 में है। क्या आपको समझ में आया? आप बोलेंगे भैया मुझे समझ में आ गया, फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्लियर? अब बताओ बेटा आवाज कैसी आ रही, पहले वॉइस आप बताएंगे कैसी आ रही है, जल्दी बताओ वॉइस कैसी आ रही है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं चतुर्थ अनुसूची। अब हम चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। किसके बारे में? चौथी अनुसूची के बारे में बात करने वाले हैं। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, यानी राज्यसभा में कितने मेंबर किस स्टेट से जाएंगे, इस चीज के यहां पर बारे में बताया गया है। क्या समझ में आया? यानी राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का आवंटन, यानी सीटों को बांटा गया है क्या, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में किस राज्य से कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे, इसके बारे में बताया गया, ध्यान रख लेना। तो ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस यही जानना है आपको। अब बात करते हैं आपकी पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, अब किसकी बात करते हैं बेटा? पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। देखो पांचवी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, आप आराम से लिख सकते हैं सर। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति लिख लेना, अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन, समझो, यानी जहां पर शेड्यूल्स लोग रहते हैं, जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में जाकर के क्या होगा कि वहां पर बताया गया है कि उन क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण करने का हक किसके पास होगा? इन्हीं व्यक्तियों के पास होगा। प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है बेटा, नियंत्रण का क्या देखने को मिलता है यहां पर? उल्लेख देखने को मिलता है माय डियर। यानी जहां पर ऐसे राज्य जहां पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है कि उस क्षेत्र में वहां के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, वहां पर प्रशासन चलाने का मौका दिया जाए। यानी एक ऐसा एरिया, जैसे मान लेते हैं आपका मिजोरम है, मिजोरम एक ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पर प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी, वहां पर बेटा उन पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी, वहां के लोगों को भी क्या दिया जाए? हक दिया जाए। वहां पर प्रशासन किस तरीके से होना चाहिए, वहां पर प्रशासन में कुछ ना कुछ वहां पर ढील देखने को मिलती है वहां पर, और अन्य राज्यों के प्रशासन में यानी अन्य क्षेत्रों के प्रशासन में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इन सब के बारे में यहां पर बताया गया है। और उसके बाद अगर बात करते हैं, अब जो आगे अनुसूची है बेटा, छठवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं, छठवीं अनुसूची की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या बताया गया है? तब आप बोलेंगे सर इसमें बताया गया है क्या? तब आप बोलेंगे सर इसमें अनुसूचित जो जातियां होती हैं, ध्यान रख लेना, क्या होती है बेटा? अनुसूचित जो जातियां होती हैं, और खासकर कितने? 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में शासन प्रशासन का उल्लेख किया गया है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो क्या है बेटा? लिख लेना असम, ATMM फुल फॉर्म में याद रख लेना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है।
और नियंत्रण का क्या बेटा प्रावधान किया हुआ है, प्रावधान है माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 80 चार राज्य, विशेषकर बहुत परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी चार राज्यों में जो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, इन्हीं चार राज्यों में विशेष प्रावधान यहां पर किया गया है। चार राज्यों में विशेष प्रावधान किया हुआ है। एक किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए। किसके लिए बेटा? अनुसूचित जातियों के लिए माय डियर, ध्यान रख लेना। अगली अनुसूची है बेटा 7वीं अनुसूची। कौन सी है बेटा? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची क्या है बेटा, समझते हैं इसके बारे में, तब आप बताएंगे सर 7वीं अनुसूची में बताया गया है यानी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य क्या है बेटा, लिख लेना, केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। बंटवारा 3 सूचियों में। किसमें बेटा? 3 सूचियों में। यहां पर 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी सूचियां हैं बेटा? अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी सूचियां हैं, तो एक है बेटा संघ सूची। कौन है? संघ सूची है बेटा। दूसरी है राज्य सूची है, राज्य सूची है। और तीसरी है बेटा समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट बेटा, समवर्ती सूची, ध्यान रख लेना। तो 3 सूचियां यहां पर बताई गई हैं, ध्यान रख लेना। अब देखो संघ सूची पर हक किसका होता है? सर संसद का होता है। राज्य सूची पर विधान मंडल का होता है, विधान मंडल का अधिकार होता है यानी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और समवर्ती सूची में संसद का भी होता है और यहां पर बेटा विधान मंडल का भी होता है। यानी यहां पर जो कानून बनाएंगे वो दोनों लोग मिलकर के बनाएंगे। यानी संघ सूची में कानून बनाएगा आपका पार्लियामेंट यानी संसद, राज्य सूची में कानून बनाएगा विधानमंडल और समवर्ती सूची में कानून बनाएगा संसद प्लस विधानमंडल। ये दोनों मिलकर के यहां पर कानून बनाएंगे। समझ में आ गया? आप कहेंगे भैया समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब आपका यहां पर क्या हुआ, बांटा गया था। बोला कितनी शक्तियां किसके पास? अगर पूछा जाए मूल विषय कितने थे बेटा, अगर पूछा जाए मूल विषय कितने थे, तो आप बोलेंगे संघ के पास, अगर पूछा जाए संघ के पास पहले बेटा 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने विषय हैं, तो आप बोलेंगे सर 100 विषय किए गए हैं। कितने बेटा? 100। अगर राज्य की बात करते हैं हम, अगर राज्य की बात करते हैं, पहले 66 विषय थे। यानी जब हमारा संविधान बनकर हुआ था तो उस समय 66 विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का हक था। बट अभी प्रेजेंट टाइम में बेटा 61 है। कितने बेटा? 61। और अगर समवर्ती की बात करते हैं, अगर समवर्ती की बात करते हैं तो समवर्ती में पहले 47 थे और वर्तमान में कितने हो गए? 52 हो गए माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी यहां पर क्या है, समवर्ती में संघ और राज्य दोनों को मिलाया गया है। यहां पर बेटा क्या होता है, यानी यहां पर संघ के पास अधिक विषय हैं, पहले भी थे और बढ़ गए तो अधिक पावरफुल हो गया, केंद्र सरकार और पावरफुल हो गई। इसलिए भारत में संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, जहां पर एक संघ कैसा, एक मजबूत है। कैसा बेटा? मजबूत है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। 3 सूचियां कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर हक होता है संघ सरकार यानी केंद्र सरकार का, उसमें कानून बनाती है संसद। राज्य सूची पर अधिकार होता है राज्य स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें कानून बनाती है बेटा आपके विधानमंडल। और समवर्ती में बेटा स्टेट और सेंट्रल दोनों का हक होता है, जिसमें संसद और विधानमंडल मिलकर के कानून बनाते हैं। मूल विषय कितने थे संघ में? तो 97 थे। वर्तमान में कितने हो गए? संघ में 100 हो गए। राज्य में 66 से कितने कम हो गए? 61 हो गए। और समवर्ती में 47 से लेकर के बेटा 52 कर दिए गए, यानी इंक्रीज हुआ है, यहां पर विषय बढ़ाए गए हैं। क्लियर हो गया? तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कौन सी 7वीं अनुसूची। यहीं पर विधिवत लिखा गया है कि कौन कौन से विषय हैं वो यहां पर लिखे गए हैं माय डियर।
क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं माय डियर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लो। अगर आठवीं अनुसूची की माय डियर बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है? आप बोलेंगे सर इसमें भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषाओं का या मान्य भाषाओं का उल्लेख है। मान्य भाषाओं का क्या है बेटा? उल्लेख देखने को मिलता है। हमारे संविधान में कौन कौन सी मान्यता प्राप्त क्या है? भाषाएं हैं। किन किन भाषाओं को हमें मान्यता दी गई संविधान में? तो समझो, अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं, तो मूल संविधान में बेटा भाषाओं की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अगर भाषाएं पूछी जाए तो आप बोलेंगे भैया 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन अगर पूछा जाए सर वर्तमान में पूछी जाए, वर्तमान में भाषाएं, वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में भाषाएं अगर पूछी जाए, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तब आप बोलेंगे वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी? 22 लैंग्वेज हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो आप बता सकते हैं पहले 14 थी, बीच में अमिटमेंट हुए और उन अमिटमेंट यानी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अब देख लो कब कब कौन कौन सी जोड़ी गई। तो पहली भाषा यहां पर जोड़ी जाती है, एक होता है 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1967। कब? 21वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1967 में। और यहां पर एक भाषा जोड़ी जाती है, कौन सी? आप बोलेंगे सर सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी? सिंधी भाषा। तो 14 और एक कितनी हो गई? 15 हो गई, ध्यान रख लेना। फिर होता है आपका 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992 और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? तो आप बोलेंगे सर एक तो नेपाली है। कौन सी है बेटा? नेपाली है, मणिपुरी है, मणिपुरी है बेटा, और एक है कोंकणी। कौन है? कोंकणी। तो ये बेटा कोंकणी, ये 3 भाषाएं यहां पर जोड़ी जाती हैं, ध्यान रख लेना। कोंकणी, ये 3 भाषाएं यहां पर जोड़ी जाती हैं हमारे, ध्यान रख लेना। तो 3 भाषाएं 15 और 3 कितनी हो गई? 18 हो गई। उसके बाद होता है बेटा 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? और कब हुआ? 2003 यानी 2003 में होता है। और यहां पर 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? आप बोलेंगे भैया बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ध्यान रख लेना। कौन? मैथिली। तो बेटा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो अब बताओ 14 और एक 15, 3 18 और 4 कितनी हो गई? 22। तो 22 भाषाएं इस तरीके से हमारे संविधान में। क्लियर हो गया? क्या आपको समझ में आया? बेटा एक बार मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ गया? आप कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया, हमें कोई टेंशन ना है, ध्यान रख लेना। तो मूल रूप से कितनी अनुसूचियां? आप बोलेंगे मूल रूप से 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी हैं? मूल रूप वाली तो पूरी हो गई बेटा। अब बात करते हैं 9वीं कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई और उसमें क्या क्या चीज का प्रावधान दिया हुआ है। तो इतना पहले आप क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर करो, उसके बाद आगे देखते हैं। बेटा ध्यान रख लेना, अभी तक तो मैंने सुना था प्यार मोहब्बत अंधा होता है। आपने सुना मोहब्बत अंधी होती है, प्यार अंधा होता है। लेकिन अब तो मैंने ये भी सुना है प्यार अंधे के साथ साथ तोतला भी होता है। मैंने कईयों के मुंह से सुना है, कहते हैं मेरे बाबू ने थाना था। ऐसे भाई प्यार व्यार मत करो, प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। मैंने कईयों के हाथ में खुरपा देखा है, ध्यान रख लेना। चलो भाई आगे देखते हैं बेटा। अगर बात करते हैं हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, कब किसकी बात करते हैं? तो आप बोलेंगे भैया अब वो बात करते हैं 9वीं अनुसूची। ध्यान रख लेना कौन सी है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अगर अनुसूची की बात करते हैं, 9वीं अनुसूची की बात करते हैं बेटा, तो इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो आप बोलेंगे सर 9वीं अनुसूची को सबसे पहले कब जोड़ा गया था? शुरुआत में बताया गया था। तो जोड़ा कब गया? तो आप बोलेंगे सर जो पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी पहला संविधान जो संशोधन हुआ, ध्यान रख लेना, इसके द्वारा जोड़ा गया था।
संशोधन द्वारा, और कब 1951 में जोड़ा गया था। माय डियर ध्यान रख लेना। सर इसमें है क्या, तो इसमें है जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। हमारे लिए ध्यान रख लेना। किस चीज के, यानी जमींदारी उन्मूलन। जब हमारा देश उस समय, यानी जब अब ब्रिटिश के गुलाम था, ब्रिटिश के अधीन था, उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिश कंपनी राजस्व वसूलती थी, और ब्रिटिश कंपनी ने क्या किए थे, जमींदार नियुक्त किए थे, और जमींदार क्या करते थे, जमीन के मालिक हुआ करते थे, और जमीन के मालिक, वो जमींदार जो हुआ करते थे वो जमीन के भूमि के मालिक थे। वो क्या करते थे, कृषकों को जमीन देते थे, किसके लिए, खेती करने के लिए, और जमीन किसकी रहा करती थी, जमींदारों की। तो जमींदारों की भूमि, अब बताओ, जब 1947 में हमें आजादी मिल गई और हमारा देश संविधान लागू हो गया, अब संविधान पर लागू कार्य होने लगे, तो उस समय क्या हुआ, जमींदारों से जमीन को लिया गया था, और कृषकों जिनके पास जमीन नहीं थी तो उनको जमीन दी गई, यानी जमींदारों से जमीन को लिया गया और एक्ट बनाया गया था उस समय। ध्यान रख लेना। उस समय क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में अगर बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक किसान के नेता चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा, किसान नेता चौधरी चरण सिंह का नाम सुना होगा। और उनके समय क्या हुआ था बेटा, जब वो उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे हमारे, वो उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तो उसी समय इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो जमींदारों के साथ मिलकर के जो लेखपाल हुआ करते थे, जिन्हें पटवारी कहा जाता था, तो पटवारी ने क्या किया था, विरोध किया था इस चीज का। तो विरोध किया, सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी पटवारी थे वो सब विरोध में बैठ गए। तो उस समय क्या हुआ कि जो आपके चौधरी चरण सिंह थे और भी कई नेताओं ने मिल करके जो लेखपाल का पद था, जो पटवारी का पद था, उसको समाप्त कर दिया। यानी जितने व्यक्ति धरना दे रहे थे उन सबको भर्ती ही कैंसिल हुआ, कुछ नहीं, और नए सिरे से उन्होंने भर्ती शुरू की, जिसे एक जो पटवारी शब्द था उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश में रखा गया था। क्या आप बोलेंगे, लेखपाल। क्या नाम रखा गया था, लेखपाल। तो जमींदारों से जमीन को लिया गया था, और भूमिहीन जो कृषक थे उनको जमीन को दिया गया था। हमारी ध्यान रख लेना। क्या इस चीज को समझ में आ गया आपको? क्लियर भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई एकदम। बहुत सारे बच्चे एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया से मजा आ गया। रियल में आप इस तरीके से मेहनत करोगे ना, आपको यकीनन सफलता मिलेगी। कि जो पसीना बहेगा तभी तो हसीना गुलाब देगी। ध्यान रख लेना, पसीना बहा लो, पसीना बहेगा हसीना गुलाब देगी, तभी तो चेहरे पर निखार आएगा। तो पसीना निकल रहा है ना, निकलने दो, बस मेहनत की फिक्र मत करो, तुम अपनी मंजिल की तरफ देखो, मंजिल खुद ब खुद आपके पास आएगी चल करके। तुम अपना फोकस रखो अपने लक्ष्य पर। आगे दिखते हैं बेटा। तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार को रखा गया था किसमें, 9वीं अनुसूची में रखा गया था। अच्छा सुनो, इसमें जो विषय आ गए थे बेटा समझ लेना, इसमें क्या होता है, कानून की समीक्षा नहीं की जाती थी, न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया, उसके बाद बोला गया कि इसके बाद जो विषय इस सूची में जोड़े गए उनकी न्यायिक समीक्षा भी की जाएगी। ध्यान रख लेना। तो पॉइंट बना के लिख लेना, पॉइंट बना के लिख लेना, पहले से उपस्थित विषयों पर या विधियों पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट बोला गया क्या कि 1973 के बाद शामिल विधियों पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है ना। तो अब बेटा इसके बारे में पहले समझ लो क्या इसका मतलब है। यानी कुछ राज्य सरकारें क्या करती थी, कुछ ऐसे कानून थे जिनको 9वीं अनुसूची में रख देते थे। तो 9वीं अनुसूची का मतलब था कि वहां पर उसके, यानी अब 9वीं अनुसूची में रख दिया तो संविधान का रक्षक कौन होता है, आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। कहां पर नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर
1973 में जो केशवानंद भारती केस आया, उसके में कहा गया कि आज के बाद, यानी उस समय डेट दी गई, यानी 1773 के बाद जो विषय अनुसूची 9 में जोड़े जाएंगे उस पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर क्या कर सकता है, समीक्षा, उस विधियों की समीक्षा कर सकता है। ध्यान रख लेना। तो इस चीज को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बेटा, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन है। क्या इसमें वाले बताया गया, तो सबसे पहले सर ये जोड़ी कब गई, जोड़ी कब गई, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। और ये कब हुआ, आप बोलेंगे सर ये हुआ था 1985 में, ठीक है ना। उस समय जोड़ा गया था। इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून, विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून को इसमें रखा गया। और इसे हम पढ़ाएंगे कहां पर, जब भाग 15 पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां पर दल बदल विरोधी कानून क्या था, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो वहां पर हम बहुत डिटेल से इसके बारे में बताने वाले हैं। पूरा एक लेक्चर होगा दल बदल विरोधी कानून के बारे में। पूरा जो एक्ट आया था उसमें क्या क्या चीजें रखी गई थी वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ था, सरकारें, बहुत सारे नेता, अभी मैंने हालांकि शुरुआत में बताया कि जो नेता उस समय थे, जो सरकारें चलती थी, तो वो गठजोड़ करके सरकारें चलती थी। अब किसी दूसरी पार्टी ने क्या दे दिया, ऑफर दे दिया किसी नेता को, विधायक को, संसद को, वो क्या करता था, उस पैसे के ऑफर में जाकर के इस पार्टी के से निकल करके दूसरी पार्टी में चला गया। अब बताओ, इसके पास जो मोहम्मद था वो मोहम्मद गिर गया, यानी सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई, अब सरकार मान लेते हैं ना तो उसने सरकार बना पाई ना तो उसने बना पाई। अब क्या होता, फिर दोबारा इलेक्शन होते थे। तो ये तरीके से शासन प्रणाली सही से नहीं चलती थी, इसलिए फिर इसको क्या, इस कानून को लाया गया था 1985 के अंदर माय डियर, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। अगर 11वीं अनुसूची की बात करते हैं बेटा, समझ लेना क्या चीजें बताएंगी यहां पर। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो सबसे पहले सर इसे कब जोड़ा गया, जोड़ा कब गया, तो आप बोलेंगे सर 73, यानी 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। और कब बेटा, 1992 में तब जोड़ा गया था। और इसी के द्वारा पंचायती राज को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा मिला माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसमें क्या रखा गया, आप बोलेंगे सर यहां पर पंचायतों को, यहां पर क्या बोला गया, अनुसूची 11 में क्या बोला गया, तो आप बोलेंगे सर यहां पर बोला गया पंचायतों को शक्तियां या पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और जिम्मेदारी का प्रावधान किया है। जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। और अगर इसमें अगर विषय पूछे जाएं कितने विषय हैं, तो इसमें कितने विषय रखे गए हैं, तो आप बोलेंगे विषयों की संख्या बेटा कितनी है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर 29 विषय दिए हुए हैं। कितने, 29 विषय दिए हुए हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो यहां पर पंचायतों के बारे में बताया गया, पंचायतों के बारे में यहां पर क्लियर चीजें की गई हैं भाई। अब आगे आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें बेटा क्या चीजें रखी गई, तो आप बता सकते हैं सर इसे जोड़ा कब गया, सबसे पहले तो यही बताना है। तो आप बोलेंगे सर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और कब जोड़ा गया सर, 1992 में ही जोड़ा गया था। इसको भी 1992 में जोड़ा गया था, लेकिन लागू कब की गई, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब से शुरू किया गया, नहीं 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया था। इसलिए हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं, ध्यान रख लेना।
अगर जोड़ा कब गया तो बता सकते हैं। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिलता है, लिख लेना, नगर पालिकाओं को क्या मिलता है बेटा, संवैधानिक दर्जा मिलता। संवैधानिक दर्जा मिला माय डियर। और यहां पर नगर पालिकाओं को, यहां पर क्या है, नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। जिम्मेदारियों का यहां पर उल्लेख किया गया है माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसमें कितने विषय हैं, अगर पूछा जाए विषय कितने हैं, तो आप बोलेंगे विषयों की संख्या यहां पर कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 18 विषय आते हैं। भाई कितने विषय आते हैं, 18 विषय आते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना। बताओ कैसी रही क्लास, नीचे कमेंट में बताओ कैसी रही क्लास, जल्दी से। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस अपना फीडबैक जल्दी से बता दो, क्लास कैसी रही, जल्दी से भाई। बताओ भाई जल्दी से। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक मैं सुनाता हूं कि तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से वो अलग हुए हैं हमारी कहानी से, जब से वो अलग हुए हैं हमारी कहानी से, तब से मैं नजर भी नहीं मिला पा रहा किसी दूसरे से, और वो जाके लहंगा मिला रहे हैं किसी की दूसरे की शेरवानी से। मैं नजरें नहीं मिला पा रहा किसी दूसरे से, और वो जाकर के लहंगा का रंग मिला रहे हैं दूसरे की शेरवानी से। और सब बातों के साथ यहीं पर क्लास से लेते हैं जुदा। कल फिर मिलेंगे, कल बहुत शानदार सा आपका एक नया टॉपिक होगा जिसमें हम प्रीलिम्स के जो आपका प्रेम्बल है उसके बारे में बात करते हैं, प्रस्तावना के बारे में। आज के लिए इतना ही हो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।